नमस्कार। कभी सोचा है कि बिना किसी सुपर कंप्यूटर या सैटेलाइट के हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किसी भी ग्रह की किसी भी तारीख की एकदम सटीक पोजीशन कैसे बता देते थे? आज हम ज्योतिष शास्त्र की उसी हैरान कर देने वाली गणितीय पद्धति की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे था। इसका जवाब कोई जादू मंत्र नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड स्टेप बाय स्टेप गणितीय प्रक्रिया है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता था। देखिए, हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समय की गिनती, जिसे अहरगण कहते हैं, ये बेस है। फिर ग्रहों के ऑर्बिट में जो ऊंच नीच होती है उसे ठीक करेंगे। इसके बाद हम आसमान में अपनी लोकेशन को मैप करेंगे। फिर कुछ और बारीक सुधारों को देखेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर ग्रह की एकदम क्रिस्टल क्लियर असली पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, किसी भी ग्रह की पोजीशन जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हम समय में कहाँ खड़े हैं। मतलब एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आज तक टोटल कितने दिन बीते हैं, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं अहरगण। अह यानी दिन और गण यानी गिनती, मतलब दिनों की कुल गिनती। ये पूरे कैलकुलेशन की नींव है। सोचिए, अगर यही नंबर गलत हो गया तो आगे की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। अब देखिए, ये अरघण निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये प्रोसेस शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। जी हाँ, बिल्कुल वहीं से। वहां से लेकर जिस साल की हमें गणना करनी है, जैसे विक्रम संवत 2077, वहां तक के कुल 100 साल गिने जाते हैं। फिर उन सालों को चांद के महीनों में बदला जाता है, फिर उन महीनों को तिथियों में, आखिर में क्षय तिथियों को, यानी जो दिन कैलेंडर एडजस्ट करने के लिए हटा दिए जाते हैं, उन्हें घटाया जाता है। तब जाकर एक परफेक्ट नंबर मिलता है। और नतीजा, जरा इस नंबर को देखिए। संवत 2077 की माघ शुक्ल पंचमी के लिए अहरगण का आंकड़ा है 71 अरब से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि कैलकुलेशन का स्केल कितना विशाल था, और वो भी पहले ही स्टेप से। चलिए, तो हमारे पास दिनों की कुल गिनती तो आ गई, लेकिन क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। असल में ग्रह एक परफेक्ट गोले में नहीं घूमते। उनका रास्ता अंडाकार होता है, मतलब उनकी स्पीड कभी कम होती है, कभी ज्यादा। अब हमें इस गड़बड़ी को ठीक करना होगा। यहां पर दो बातें समझनी जरूरी हैं, मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह। मध्यम ग्रह एक तरह से ग्रह की एवरेज पोजीशन है। मान लीजिए एक ऐसी घड़ी जो हमेशा एक ही स्पीड से चलती है। लेकिन स्पष्ट ग्रह है उसकी असली लाइव पोजीशन, जो हमें आसमान में दिखती है, जो कभी तेज होती है, कभी धीरे। हमारा काम है इस एवरेज को पकड़कर असली पोजीशन तक पहुंचना। तो पहला सुधार है मंदफल। जब कोई ग्रह सूरज के पास आता है तो तेजी से भागता है, और जब दूर जाता है तो सुस्त हो जाता है। मंदफल का काम इसी स्पीड के उतार चढ़ाव को एडजस्ट करना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन सही रास्ते पर रहे। दूसरा बड़ा करेक्शन है शीघ्रफल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसे ऐसे समझिए कि हम एक चलती हुई धरती से एक चलते हुए ग्रह को देख रहे हैं, तो हमारी अपनी चाल भी तो ग्रह की पोजीशन को देखने के नजरिए को बदल देगी, है ना? शीघ्रफल इसी नजरिए के फर्क को ठीक करता है। अच्छा, तो ये एवरेज पोजीशन निकालते कैसे थे? उसके लिए ये फॉर्मूला था। एक महायुग यानी एक बहुत बड़े टाइम साइकिल में ग्रह कितने चक्कर लगाता है, उसे गुणा करते थे अरगण से, और फिर जो आता था उसे महायुग के कुल दिनों से भाग दे देते थे। इससे ग्रह की एक एवरेज पोजीशन मिल जाती थी। जैसे सूरज की एवरेज पोजीशन निकालने का ये एक उदाहरण देखिए। ये एक लंबी चौड़ी डिवीजन की प्रक्रिया है, जिसमें जवाब को राशि, अंश, कला और विकला में तोड़ा जाता है। मतलब एक बहुत बड़ी पिक्चर से जूम इन करके एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो हमने समय गिन लिया, ग्रह के ऑर्बिट को भी ठीक कर लिया, लेकिन ये सब कैलकुलेशन एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट के लिए है। जो इंसान धरती पर खड़ा होकर देख रहा है, उसकी अपनी लोकेशन का क्या? उसकी पोजीशन के हिसाब से भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली, क्रांति, जो आसमान का लैटिट्यूड है। दूसरी, अक्षांश, यानी धरती पर हमारी नॉर्थ साउथ पोजीशन। और तीसरी, देशांतर, यानी हमारे ईस्ट वेस्ट पोजीशन। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब जाकर हमारी लोकेशन से ग्रह की सही जगह पता चलती है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? लैटिट्यूड पता करने का तरीका। वो एक शंकु या ग्नोमन का इस्तेमाल करते थे, जो बस एक सीधी छड़ी होती थी। विषुवत के दिन जब दिन रात बराबर होते हैं,
ठीक दोपहर में उस छड़ी की परछाई नापकर वो अपने शहर का लैटिट्यूड बता सकते थे। कितना सिंपल और कितना जीनियस। और जो परछाई की लंबाई मिली उसे बस इस सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में डाल दिया जाता था। यहाँ पलभा वो परछाई है और पलकर्ण उस छड़ी और परछाई से बनने वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। मतलब आसान से टूल से एकदम सटीक नतीजे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इतना सब कुछ करने के बाद भी परफेक्शन के लिए कुछ और बारीक एडजस्टमेंट्स की जरूरत थी। मतलब कैलकुलेशंस को और भी ज्यादा पैना किया जाता था। इनमें भुजांतर, चरांतर और उद्यांतर जैसे सुधार शामिल थे। हाँ, नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इनका काम आसान भाषा में यह है कि ये समय और जगह की कैलकुलेशन को और ज्यादा फाइन ट्यून करते हैं। जैसे भुजांतर हमारी घड़ी के एवरेज टाइम और सूरज के हिसाब से चल रहे असली टाइम के बीच के छोटे से फर्क को भी ठीक कर देता है। और अब हम आ पहुंचे हैं ग्रैंड फिनाले पर। ये वो स्टेप है जहां अब तक की सारी मेहनत, सारे कैलकुलेशंस, सारे करेक्शंस एक साथ आते हैं अपने फाइनल लक्ष्य को पाने के लिए, ग्रह की एकदम असली साफ सुथरी पोजीशन। इस फाइनल प्रोसेस को कहते हैं ग्रह स्पष्टीकरण। नाम से ही जाहिर है, ग्रह को स्पष्ट करना यानी उसकी धुंधली तस्वीर को एकदम क्लियर करना। ये वो पॉइंट है जहां पजल के सारे टुकड़े अपनी सही जगह पर आकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इस फाइनल रेसिपी में क्या क्या मिलाया जाता है? हमारा बेस अहरगण, फिर उसमें डाली जाती है ग्रह की एवरेज पोजीशन, मध्यम ग्रह, फिर आते हैं बड़े करेक्शंस, मंदफल और शीघ्रफल, और आखिर में हमारी लोकेशन और टाइम के हिसाब से सारे छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स भी जोड़ दिए जाते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं था। सूरज और चांद के लिए सिर्फ एक ही बड़ा सुधार, मनफल, काफी था। लेकिन बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन 5 ग्रहों के लिए 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स सुधारों की जरूरत पड़ती थी। ये बताता है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा डिटेल्ड और एडवांस था। तो जब हम इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो ये सिर्फ गणित नहीं रह जाता है ना, ये ब्रह्मांड में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर खोजने की इंसानी इच्छा को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ तेज दिमाग, लॉजिक और गणित के दम पर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की एक जबरदस्त कोशिश की गई थी।